सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम और शुभ संध्या। कल 21 मार्च था, ओशो का संबोधि दिवस। और जो पूना में दिन भर हजारों सन्यासियों का, शायद 2-2,500 सन्यासी होंगे कल। बरसों बाद इतने इकट्ठे सन्यासी नाचते गाते उत्सव मनाते आश्रम में प्रवेश किया। उन्होंने माला भी पहनी थी और बड़ा अच्छा माहौल रहा। और ऐसा लगा कि जैसे अब फिर से बाहर आने को है आश्रम में, और फिर से वही चहल पहल होगी, वही उत्सव होगा, वही संगीत होगा, वही नृत्य होंगे, चेहरों पे लोगों के आभा होगी, सदगुरु का प्रसाद, उनका अहोभाव, उनका आनंद, उनका होश बोध हर एक के चेहरे से थोड़ा थोड़ा झलकता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसका स्मरण आता है तो हमारे दिल में फूल खिलने लग जाते हैं, तन मन में उमंग हो जाती है। तो बरसों बाद ऐसा दृश्य कल देखने को मिला और सोचा चलो अब कुछ बदलाहट आई है, बहुत सी बातें और भी हैं, वे भी धीरे धीरे बदली जाएंगी। जैसे भारत में कई शहरों के सड़कों के नाम बदले हैं, यहाँ इलाहाबाद, अहमदाबाद अलीगढ़ और न मालूम कितने शहर हैं भारत में, हजार होंगे शायद। छोटे गांव भी हैं जिनके मुगलों ने और अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती नए नाम थोप दिए थे। जब उनका राज था उन्होंने बलपूर्वक हिंसात्मक ढंग से, तो बरसों हो गए किसी ने प्रयास नहीं किया। जो भारत की संस्कृति है, जो भारत का गौरवशाली इतिहास है, उसमें भी बड़े योद्धा और महापुरुष और बुद्ध पुरुष हुए हैं, उनके नाम पर कोई गांव शहर था। वो कई वैज्ञानिक थे, कई संगीतकार थे, जो भी सृजनात्मक व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने सारी दुनिया के लिए शांति का, प्रेम का, आनंद का मार्ग बताया है, उन सबके नाम फिर से जोड़े जाएंगे भारत के शहरों में, गांवों में, और कई इमारतों के नाम भी बदली किए जाएंगे। तो ऐसा लगा कि चलो उसकी भनक ओशो आश्रम में भी देखने को मिलेगी। जब भगवान श्री रजनीश 1971 नो एक्सक्यूज मी 1974 में पूना पधारे 21 मार्च को, तो इस आश्रम का नाम श्री रजनीश आश्रम रखा गया। ऐसा ही बाद में श्री रजनीशपुरम रखा गया अमेरिका में। बम्बई में हमने एक प्रेस खोली थी, 1971-72 का टाइम था, तो उसका नाम भी श्री रजनीश प्रिंटिंग प्रेस रखा गया था। जब पहली ओशो के नाम से एक प्रिंटिंग प्रेस खोली थी जहाँ कुछ ओशो की पुस्तकें शुरुआत के दिनों में छापी थी चेंबूर में। सदगुरु का नाम बड़ा प्यारा होता है क्योंकि उनसे हमारा प्रेम का संबंध होता है। जिससे भी प्रेम होता है तो हम उसका नाम बड़े प्रेम से, आदर से हमारे अंदर गूंजता है और कुछ याद दिलाता है हमारे जो जीवन के जो बहुमूल्य लम्हे होते हैं, क्षण होते हैं, जिनमें हम समग्रता से जीते हैं। खैर, बहुत सारी बातें हुई कल और ऐसा लगा कि एक उम्मीद जगी थी कि फिर से बदलाहट आएगी आश्रम में, और फिर से वही पुराना माहौल जो पूना वन में था 1980 के पहले, या ओशो जब तक शरीर में रहे तब तक था। 1990 के बाद जब ओशो ने शरीर छोड़ा तो 10 साल तक तो ये, मैं 1913 में गया था, 2013 में, तब भी बहुत कुछ चल रहा था, बहुत तरह के कार्यक्रम होते थे और सुबह से लेकर शाम तक बड़ी रौनक थी आश्रम में। हजारों लोग सारी दुनिया से आते थे, ऐसा नहीं भारत से आते थे, सारी दुनिया से, जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से, इंग्लैंड से, यूगोस्लाविया, मतलब ऐसा कोई देश नहीं, यूरोप का या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, सभी जगह से लोग आते थे। और एक, क्या कहना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम का एक संक्षिप्त एक आकार वहाँ ले लिया था कि जिसमें गोरे का, काले का, छोटे बड़े का, जर्मन, चाइनीज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब कोई भेदभाव नहीं था, सब एक ही रंग में, ओशो के रंग में रंग गए थे। तो ऐसा वातावरण दोबारा सोचा कि फिर से आ जाएगा,
लेकिन आश्चर्य हुआ और बड़ा अमानवीय व्यवहार देखने को मिला। आज 22 तारीख है मार्च की। कल भी जो मैंने छोटे छोटे क्लिप देखे, उसके पहले 19 तारीख को भी देखे, 20 को भी देखे, तो चलो, लेकिन आज जो देखा 22 तारीख को, बड़ा अमानवीय कृत्य हुआ है। वही बुद्धा हाल में, जहाँ ओशो ने कई वर्षों तक प्रवचन दिए हैं, न मालूम कितने कितने संतों पर, रहस्यवादियों पर, बुद्ध पर, कृष्ण पर, महावीर पर। ऐसे तो नाम हमने ऐसे भी हैं जो कभी सुने नहीं थे, ओशो ने उनका परिचय हमसे करवाया। तो एक ऐसा सपना देखा था रजनीशपुरम फिर से बसाने का, और धीरे धीरे आश्रम का विस्तार भी होता गया। लेकिन फिर ना मालूम क्या हुआ कि जो ट्रस्टी बने आश्रम के, किस ढंग से बन गए। ओशो ने तो कोई लिखित में कोई चीज़ किसी को दी नहीं, ना कोई विल बनाया, ना उस पर हस्ताक्षर किए। जो भी अभी तक देखा है, सुना है मित्रों से और फेसबुक के माध्यम से, और जब भी पुणे गए हैं तब भी, तो ये वर्षों से चल रहा है कि भाई समाधि को तोड़कर ओशो का अस्थि कलश वहाँ से हटा दिया गया है। फिर से समाधि को 2-3 बार तोड़ के बनाया गया है। ओशो की सारी तस्वीरें हटा दी गई हैं। माला पर रोक लगा दी गई है। साहित्य प्रकाशित जो होता था, अंग्रेजी हिंदी में पुस्तकें बनती थी, वो भी बंद कर दी गई। फिर बाद में वो ओशो टाइम्स जो पत्रिका निकलती थी, जिसकी करीब करीब 1 लाख प्रतियां बिकती थी भारत में, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, वो भी बंद कर दिया गया। तो इससे धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि ये क्या हो रहा है, और उनसे कोई आर्गूमेंट करने वाला नहीं, क्योंकि जितने भी पुराने सन्यासी थे हमारे ज़माने के, सब धीरे धीरे आश्रम छोड़ के एक एक करके सब चले गए। क्या कारण है, हर एक की अपनी कहानी है। उनको इतना परेशान किया गया, सताया गया, और क्या किया गया, हर एक से जब आप मिलेंगे तो उनकी बात सुनेंगे, अच्छा नहीं लगा। वैसे मेरा भी आना जाना तो बहुत कम रहा है, क्योंकि मुझे भी कभी संस्था से लगाव नहीं रहा। ओशो के लिए अभी भी वैसे ही है, उन्माद है, प्रेम है, अहोभाव है, कृतज्ञ हूँ उनके अनुदान का जो उन्होंने जीवन में बरसाया है। उसकी तो अभिव्यक्ति मैं शब्दों में कर ही नहीं सकता। खैर, तो जो आज देखा मैंने कि बुद्धा हाल में किसी व्यक्ति की पिटाई हो रही है, वो लाठियों से, पुलिस उसको पीट रही है, और बड़ी शक्ति से, बड़े फोर्स से 5-7 पुलिस वाले डंडे से एक आदमी को पीट रहे हैं। उसने कपड़े तो साधारण पहने थे, शायद नीले रंग के कपड़े ऐसे दिखाई दे रहे थे, और पता नहीं कौन था, क्या था। फिर बाद में लोगों से पता चला, मित्रों ने उसके बारे में बताया, तो सुना कि वो अमेरिका से आया था, उसके पिताजी सन्यासी हैं। तो पिताजी ने कहा होगा कि मेरे गुरु का जो ओशो की जो आश्रम है पूना में, तू जरा जाना। किस कारण से आया होगा मुझे पता नहीं, लेकिन इतने सारे लोग अंदर थे और वो भी उनके साथ आया। हो सकता है अभी नया नया आया था, उसने कपड़े नहीं बनवाए होंगे, या ओशो का प्रेम नहीं तो जरूर होगा, नहीं तो क्यों फालतू आदमी क्यों आ जाएगा इतनी दूर, अमेरिका से क्यों आएगा भारत। वो भारत आएगा तो पूना में क्यों जाएगा। अंदर से कुछ भाव रहे होंगे उसके, इच्छा रही होगी कि वो भी ओशो की समाधि पे जाके दर्शन करें। गलती हो जाती है, ना तो उसने कोई बम फेंका, ना उसके हाथ में कोई चाकू थी, तलवार थी, ना उसने किसी की पिटाई की, ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। फिर उसकी इतनी जोरदार पिटाई की, और फिर बाद में वो उसका शरीर आश्रम के गेट के बाहर अंडरवियर में वो औंधा पड़ा हुआ है, बेहोश है। उसमें इतनी जान भी नहीं है कि उठ के बैठ सके, या वो रो सके, या चिल्ला सके। एक मुर्दे लाश की तरह वो पड़ा हुआ था, और चारों तरफ कुछ लोग खड़े थे, पुलिस वाले खड़े थे, और बात कर रहे हैं। उसकी किसी को चिंता नहीं है कि वो मर गया है कि जिंदा है। इस बुरी तरह से उसे पीटा गया। आखिर उसका कसूर क्या था। अगर उसने कोई गलती की थी, तो आपके पास इतने बड़े बड़े बाउंसर खड़े हैं, पहलवान 10-12 गेट के पास खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं। 2-4 लोग जाते आराम से उसकी बाह पकड़ के कस के उसको बाहर ले आते। पीटने की क्या जरूरत थी यार। क्या उसने किसी के ऊपर तलवार से, बंदूक से गोली चलाई थी, अटैक किया था उसने, किसी को थप्पड़ मारा था, हाथ चलाए थे, ऐसा तो कुछ किसी से सुनने को नहीं मिला। हाँ, मुंह से गुस्सा तो आता है लोगों को जब आप आश्रम में प्रवेश नहीं करने देते हैं,
कल माला के साथ सबको हजारों लोगों को प्रवेश करने दिया, और आज आपने माला बोला माला पहन कर नहीं आ सकते, और सबने पैसे भरे थे आपको, हर एक व्यक्ति ने स्टिकर लिया था, 980 रुपये दिए थे, और विदेशी लोगों से आपने 2-2 हज़ार रुपये लिए, ऐसा सुनने में आता है। तो आज भी सबने टिकट लेके आए थे, पैसे आपने उनसे ले लिए, और फिर आपने रोक लगा दी कि भाई माला पहनकर नहीं जा सकते हो। ये कैसा दोगलापन है? मतलब कि आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं या बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास धन है, शक्ति है, आपकी पहुंच है, राजनेताओं से, पुलिस से, कोर्ट कचहरी से आप रिश्वत खिला सकते हैं। हमारा भारत देश तो इतना भ्रष्ट है कि पैसे के बल पे आदमी किसी को भी खरीद सकता है। तो इसका आप फायदा उठा रहे हैं। और आज भी देखा कि सुबह से लेकर शाम तक कितने सन्यासी, बारिश भी हुई बीच में, शायद देखा था छतरी लेके खड़े हैं, लेकिन आपने किसी को अंदर नहीं जाने दिया। और आश्रम में जो 4-5 चमचे, जिसको कहना चाहिए जयचंद और जयचंदानी बड़े पुराने परिचय उनके चेहरे से पहचान जाता हूँ, वो भी दरवाजे के बाहर आके समझाने लगे, हाँ, ऐसा है वैसा है माला। अरे आपको क्या फर्क पड़ता, कोई माला पहनता नहीं पहनता है, उसकी मर्जी है। ओशो ने उसको माला दी है, मुझे ये माला दी है, ओशो ने अपने हाथ से मुझे माउंट आबू में पहनाई थी 1971 में। तो ये मेरी मर्जी है, मैं जब मैं पहनूं ना पहनूं, उनके हाथों की दी हुई निशानी है, तो प्यार की निशानी है। जीवन भर मेरे साथ रहेगी। तो ये उनका अपना निजी मामला है, लेकिन जो भी हुआ है अमानवीय कृत्य है, और इसके ऊपर कार्रवाई कानूनी करनी चाहिए सभी लोगों को मिलकर। और उस व्यक्ति का क्या हुआ, उसे हॉस्पिटल में भेजा गया, उसे आपने जेल में डाल दिया, उसका नाम भी पता नहीं है कि कौन था क्या था। मैंने तो सिर्फ वीडियो क्लिप देखी है, तो उससे दुष्टता नज़र आती है। और इतने सन्यासी थे वहाँ पर, वो उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले धक्का धुक्की करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। वही बुद्धा हाल में, उस जगह जहाँ लोग आनंद से, शांति से, मौन में बैठते हैं, नाचते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, बरसों से जहाँ प्रेम की चर्चा हो रही है, ये पुलिस वालों को अंदर जाने की अनुमति आपने कैसे दी? इसके पहले तो कभी इतने पुलिस वाले आश्रम के अंदर कभी नहीं आए। ओशो को भी एक बार गुस्सा आ गया था बहुत, जब वो अमेरिका से आ गए थे इंडिया, और मुंबई से जब पूना आए पहले दिन, और अपने कमरे में आराम कर रहे थे, तो वो कोई पुलिस वाले आए और सीधे धक्का मुक्की करके ओशो के बेडरूम में घुस गए, और उनको वारंट दिया। ओशो की आपकी कोई वीडियो है, आप सुनना जरूर। ओशो के हाथ में वारंट दिया कि ये आप पूना छोड़कर जाइए, आपको इंडिया में नहीं रहना है, ऐसा ऐसा कुछ कहे लिखा था उस वारंट में। तो ओशो ने कहा कि मैंने उसको फाड़ के और फेंक दिया, और मेरे को उस वारंट को, और उनको जोर से डांटा कि गेट आउट फ्रॉम हियर। और फिर ये भी कहा कि अगर मेरा मुझे ऐसा विचार आया कि अगर मेरे पास पिस्तौल होती तो मैं इनको गोली मार देता, इन पुलिस वालों को। मतलब एक बेशर्मी की हद है। एकदम सवेरे सवेरे आपने जाके एकदम से धक्का मुक्की करके, कोई ओशो ने कोई क्राइम किया था पूना में? भारतीय हैं वो, भारत में रहने का उनको हक है। तो भाई गुस्सा भी आता है लोगों को जब आप उनको, उनका अपमान करते हैं, उनको अपने हक से मतलब दखल करते हैं। तो ये तो प्रत्येक सन्यासी का, शिष्य का अधिकार है कि अपने गुरु के आश्रम में जाएं, ध्यान साधना करें, बैठें, गीत गाएं, नाचें। लेकिन इतना भाव विहीन लोग हो गए हैं अंदर के, इतने जैसे पत्थर जैसे लोग हो गए हैं जो आश्रम के ट्रस्टी हैं, और जो दो चार चमते हैं, ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर मनुष्यता की कोई किरण बची नहीं है, एकदम से रोबोट हो गए हैं, यानी कि यंत्र की तरह गुलाम कहना चाहिए, आत्महीन। उनके नाम तो क्या लूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। बेच दिया है रोटी के चक्कर में, छप्पड़ के चक्कर में। 10-12 लोग हैं शायद अंदर, सबके सब बिके हुए हैं। लेकिन इन लोगों ने जितनी हाई ली है सन्यासियों की, इनको पता चलेगा जीवन में सभी का हिसाब होता है आगे पीछे। क्या अस्तित्व का अपना खेल है। अभी आप शक्ति में हैं, पद पर हैं, ये ना तो पद हमेशा रहने वाला है, ना शक्ति हमेशा रहने वाली है। शमशान भूमि तो बाजू में है ही, इतने चले गए, आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। लेकिन जो भी आप कृत्य कर रहे हैं, इन लोगों ने ओशो के जाली हस्ताक्षर करके, विल बनाकर
सबूत भी, प्रमाण भी मिल चुका है कोर्ट में 4-4 बार, 4 देशों से। वो जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने फोरेंसिक जांच करके, सब जांच करके पता लगा लिया कि जाली विल है। लेकिन क्या है कि कोर्ट टालती जाती है, बड़े बड़े वकीलों को पैसा खिलाते हैं। तो भाई पैसे में बल बल है। पुराना जमाना होता तो हम कुछ और करते हैं। अब वो तो जमाना चला गया, लेकिन अब लोकतंत्र है, कानून है, और कानून और लोकतंत्र और पुलिस और ये तो पैसे वालों के हाथ में होते हैं, शक्तिशाली व्यक्ति के हाथ में होते हैं। इसीलिए इन्होंने सारे धन पर दौलत को लूट लिया है। लेकिन एक दौलत ऐसी भी है जिसका आपको अंदाजा ही नहीं है। वो दौलत उन सन्यासियों के और प्रेमियों के मन में है, दिल में है, जिसे जिसके लिए वो अहोभाव प्रकट करने पूना आश्रम में आते हैं कि हम झुककर उनके अभिवादन करें। लेकिन आप, ऐसा लगता है, उस संपदा से वंचित रह गए हैं, बड़े कठोर हो गए हैं। मेरा तो जी ही नहीं चाहता है आने का वहाँ। लोगों की सूरत देख के लगता है कि नहीं, मैं अपने जहाँ हूँ, ओशो की कृपा है, जो कुछ होना था वो तो हो ही गया। वहीं उनके चरणों में जो बैठ के मिला है। तुझे देखकर जो जाना, नहीं मुमकिन उसे भुलाना। आपको मैं कविता ही सुना देता हूँ, और क्या किया जाए, हम तो प्रेम के गीत गाने वालों में से हैं। लेकिन चाहता हूँ कि ओशो हमेशा, उनका आश्रम आबाद रहे और उनका प्रचार हो। सारे प्रचार पर रोक लगा दी। ओशो तो चाहते थे कि गांव गांव में, शहर शहर में, हर एक गांव में शहर में आधे आधे घंटे के फासले पर ओशो का सेंटर होना चाहिए, आश्रम होना चाहिए, और हर एक व्यक्ति तक उनका संदेश पहुंचना चाहिए, उनकी देशना सुदूर, मतलब ऐसा कोई पृथ्वी का कोना ना हो जहां ओशो के बारे में लोग जानते नहीं हों। तो क्या किया जाए जी, बड़ा मुश्किल है। और इन्होंने सारा प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी, ओशो के नाम पे कॉपीराइट कर दिया। अब क्या किया जाए, इतना बुरा किया है जैसे अब इनकी दुष्टता का कोई अंत तो नहीं है। लेकिन कभी कभी तो जी ही नहीं चाहता कि इनके बारे में बात की जाए। लेकिन जब ऐसी घटना घटती है तो क्या किया जाए। चलो, बुराई भी करने को दिल नहीं होता है, कि ऐसी बातें सुनना ही नहीं चाहता ना, देखने को जी चाहता। लेकिन विवश हो गया। दिन भर तो मैंने अपने आप को रोका रहा कि क्या कहना, इतने लोग कह रहे हैं। वो जब वीडियो मैंने देखा आश्रम का, इतने सारे पुलिस वाले बाहर खड़े हैं, ये क्या है? ये हिंसा को उकसाने का, प्रेमियों को दबाने का। बहुत लूट लिया, अब यहाँ से खाली करो और जाओ अपने मुल्क में, अपने देश में जहाँ से आए थे। अनेक प्रकार के लुटेरे आते रहे भारत में। ये अलग तरह की लूट है, कानूनी ढंग से। खैर, अब जरा थोड़ी सी प्यार की बात भी हो जाए। ओशो के मैं खाने में, ओशो के मैं खाने में, जाने या अनजाने में, ओशो के मैं खाने में, जो भी आया डूब गया। ये बड़ा तरन्नुम में गाने वाली चीज है, इसकी मैंने 2-4 धुन बनाई थी, अब भूल गया। जो भी आया डूब गया, मस्ती भरे पैमाने में, ओशो के मैं खाने में, जाने या अनजाने में, जो भी आया डूब गया, मस्ती भरे पैमान। एक हाई पिच भी है, लो भी है, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, जिसे बोलते आरोह अवरोह, क्या क्या है, ढंग है। अब जो अच्छा गाने वाला मिलेगा तब इसकी बनेगी वो धुन। धीरे धीरे होश आया, खोने लगा मैं का साया, धीरे धीरे होश आया, खोने लगा मैं का साया, कैसा आनंद आता है जीते जी मर जाने में, ओशो के मैं खाने में, तेरी मेरी दूरी नहीं,
मैं नहीं मजबूरी नहीं, आहा, तेरी मेरी दूरी नहीं, मैं नहीं मजबूरी नहीं, एक दूजे में समा गए, एक दूजे में समा गए, यारों को समझाने में। ओशो ने जो प्यास जगाई, कैसे इसे बुझाएं, क्योंकि ये जरा लंबी हो जाती, गा के सुनाता लोग लंबी आजकल बातें पसंद नहीं करते हैं, तो 3 शेर आखिरी के ऐसे ही पढ़ के सुना देते हैं। ओशो ने जो प्यास जगाई, कैसे इसे बुझाएं, खुद को ही हम खो बैठे, ओशो पता लगाने में। तेरी बात निराली ओशो, तेरा अंदाज निराला, तेरी बात निराली ओशो, तेरा अंदाज निराला, तेरा सानी कोई नहीं देखा सारे जमाने में। ये मेरी बेढंगी बातें तेरे काम ना आएंगी, ये मेरी बेढंगी बातें तेरे काम ना आएंगी, सांझ सवेरे आया कर ओशो के मैखाने में। और ओशो के मैखाने में, जाने या अनजाने में, जो भी आया डूब गया मस्ती भरे पैमाने में, ओशो के मैखाने में। ऐसी और भी कुछ हैं, कविताएं हैं, गज़लें हैं। जब भी मूड आया तो मैंने सोचा कि क्या लोगों की जख्मों पर नमक छिड़कना, लेकिन क्या है कि जी मानता नहीं था, तो मैंने कह दिया कि ऐसा अमानवीय व्यवहार दोबारा ना हो। उसके लिए सारे सन्यासियों को मिलकर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हिंसा से तो हम उनसे नहीं निपट सकते, नहीं तो मैं तो ज़रा दूसरे किस्म का आदमी हूँ, जो जो भाषा समझता उसी भाषा में। लेकिन भारत में तो ऐसा है कि ऐसा अभी माहौल नहीं है। 1000 साल पहले की बात अलग थी, 500 साल पहले की बात अलग थी। खैर, अब तो ऐसा है कि जब माला पर बात अड़ गई है, तो सभी सन्यासियों से और ओशो प्रेमियों से निवेदन है कि जितना ज़्यादा हो सके अपने गांव में, शहर में काम पे जाएं, दुकान पे जाएं, जॉब पे जाएं, जहां भी आपको स्वतंत्रता मिले, कोई बाधा ना हो, तो आप भगवा पहने, मैरून पहने और माला जरूर पहने, ताकि सड़क पे आते जाते अब एक माला का चलन चल पड़े सारी दुनिया में। मैं भी माला पहनना शुरू कर दिया है, जहाँ भी जाता हूँ, कि मुझे किसी से भय नहीं है, क्योंकि मेरी इससे कोई नौकरी नहीं है कि जो मुझे नौकरी से निकाल देगा या लोग हंसेंगे, फिर से चर्चा होगी। तो आप सभी से निवेदन है कि फिर से अपने घर जाएं तो ट्रेन में जाएं या फ्लाइट में जाएं या जिस टैक्सी में जाएं, तो माला पहनकर, भगवा पहनकर, भगवा भी पहना करें, मरून भी पहना करें। मुझे तो भगवा ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यही हमने बरसों तक पहना है। और कई बार ओशो ने ऐसी बातें कही है, जैसे माला नहीं पहनना है, तो उसकी वजह थी, आपको बताएं। कुछ मुझे याद है अच्छी तरह से, कि जैसे जब वो अमेरिका से लौट कर आए थे ओशो, तो यूरोपियन देशों में, हॉलैंड में, जर्मनी में और नमन कहाँ कहाँ, जब वो अ, भारतीय एम्बेसी में जाते थे, भारतीय दूतावास में जाते थे और फॉर्म भरते थे, और वो उनसे पूछते थे कि भाई कहाँ जाना है, तो अब बोलते इंडिया जा रहे हैं। तो इंडिया में कहाँ जाना है, तो बोलते पूना जा रहे हैं। तो देखते थे उनके गले में माला है और भगवा कपड़े है, तो उनको वीज़ा नहीं देते थे इंडिया आने की। तो ओशो ने तब ऐसा सलाह मशवरा दिया था लोगों को कि ऐसी जब बात हो तो सादे कपड़े में जाया करो, नहीं तो वो तुम्हें, तो कई बार तो लोग बोलते थे भाई कि हम तो गोवा जा रहे हैं या वहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन उनकी दाढ़ी होती थी, और अगर उनको लाल जरा सा भी कपड़ा पहना हुआ, तो उनको पता चल जाता था कि ये तो ओशो का सन्यासी है, तो उसको भारत आने के लिए परमिशन नहीं मिलती थी, वीज़ा नहीं मिलती थी। इसलिए उन्होंने कई बार मेरे सामने भी ऐसी बातें कही है कि अगर जहाँ बहुत बड़ी मुसीबत आती हो, तो थोड़ी देर के लिए माला छुपा ली, दूसरे कपड़े पहन लिए। अब कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है परीक्षा में, या कोई ऐसा गवर्नमेंट का काम है, कुछ बात है, तो जहाँ अड़चन आती हो तो थोड़ा नाटक करना पड़ता है। लेकिन जहाँ भी आपको कोई अड़चन नहीं है जीवन में, तो आप खुल के माला पहना करें, ताकि एक अब हाँ, एक मिलना जुलना भी रहता है ना। आप सड़क से कहीं जा रहे हैं और सामने से दूसरा माला पहना हुआ सन्यासी आ रहा है, तो आप दूसरे को
नहीं तो एक शहर में रहते हैं, हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। मैं तो इतना भटका हूँ पूरे यूरोप में, न मालूम कहाँ-कहाँ, नए-नए देशों में, नए-नए शहरों में, तो वहाँ कोई मेरा परिचित नहीं था। कभी सड़क से जाता था माला पहन के, तो सामने से कोई आ जाता था, "अरे स्वामी जी, फ्रॉम वेयर यू कमिंग, वेयर यू गोइंग?" अरे इतनी खुशी होती थी, कोई सन्यासी सड़क पे मिल जाए अचानक, जाके चाय पानी बेचते, बोलते चलो मेरे घर चलो, आइए। मैं बोला नहीं, मैं तो किसी काम से आया हूँ, कोई बात नहीं, शाम को ये लो एड्रेस, शाम को आ जाना मेरे घर पे, मेरे घर ये रहिए। तो मैं ऐसे, लोगों ने मुझे सड़क चलते ही अपने घर बुला लिया 1-2 दिन के लिए। उनको अच्छा लगता था कि हम तो इंडिया में जा नहीं सकते इतना दूर, आप आए इंडिया से। तो ऐसा हमारे शहरों में भी होता है, आप कहीं भी रहें, तो फिर से हाथ जोड़ के विनंती है कि अब माला का चलन चलने दें, और जहाँ भी जाएँ, अगर अड़चन ना हो, तो माला पहने ओशो की, और भगवा पहने या मरून पहने, और लगना चाहिए कि भई ओशो के सन्यासी इस शहर में हैं, इस गाँव में हैं, इस पद पर हैं, या इन ये ओशो के सन्यासी की दुकान है, या बैंक में काम करते हैं। जहाँ अड़चन ना हो, वहाँ ज़रूर ओशो का प्रचार करें और ओशो की माला पहनें। और पूना आने के लिए भी तैयारी करें, कम से कम लाख 2 लाख सन्यासी आएँगे पूना में, तो प्रभाव पड़ेगा। पिछले कई वर्षों से 10, 20, 5 लोग आते हैं, कुछ असर नहीं होता है, लेकिन इस बार कुछ हुआ है, लेकिन बहुत बुरा भी हुआ है। उस व्यक्ति की हेल्प करें, सहायता करें जिसकी पिटाई हुई है, और उसके लिए पुलिस के ऊपर एफआईआर करें, और इनको जगह-जगह बदनाम करें। इनकी जो दुष्टता है, जिस ढंग से उसकी पिटाई की है, ये अमानवीय है, और उन्हें उसके लिए सस्पेंस करना चाहिए उन पुलिस वालों को, और पुलिस कमिश्नर को वो वीडियो ले जाके बताएं। खैर, सभी को ओशो अनुकंपा, ओशो का प्रेम प्रणाम और हार्दिक शुभकामनाएं। सब अपने अपने घर जाने वाले हैं 2-4 दिनों में। मूड हुआ तो फिर से एक आधी वीडियो बना के पेश करूंगा। हरि ओम तत्सत।